हमारे मिथिलांचल में एक कहावत है, कक्कायो, मतलब जैसे ही आप कहीं से ये किसी ने बोला कि कक्कायो, मतलब हसुआ गुम हुआ, मतलब कुछ न कुछ घटना हो गई है। ये एक प्रचलित कहावत है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मुझे अपने बहादुरी पर गर्व है, तो समझ जाए कि वो आदमी अंदर से बहुत कमज़ोर है। वो बहादुर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बहादुर होता है वो अपनी बहादुरी का परिचय देता है, कहता नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई ये कहे कि मैं डर नहीं सकता हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता है, तो वो समझ जाइए कि वो आदमी अंदर से बहुत डरा हुआ है। जी हाँ, प्रधानमंत्री कल गोरखपुर और रायपुर में कुछ इसी अंदाज में अपनी बातों को उन्होंने रखा कि मैं डर नहीं सकता, मुझे कोई डरा नहीं सकता। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये अंदर से काफ़ी डरे हुए हैं, इसकी वजह है। लेकिन उससे पहले ज़रा पीएम मोदी के उस संवाद को आप सुनिए और उनके चेहरे को देखिए। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि आपको राजनीति समझनी चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति नमक तेल का ही कीमत तय नहीं करता है, आपको क्या पढ़ना है ये भी तय करता है। इसलिए हर पॉलिटिशियन के जुबान पर और जिस समय वो बोल रहा है उसके चेहरे पर, उसके मस्तिष्क पर, उसके इस ललाट पर जरूर गौर करिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर जरूर गौर करिए कि उसका हाथ कैसे चल रहा है, जुबान कैसे चल रहा है। तब आप समझ पाइएगा कि उसके कहने का मतलब क्या है। क्योंकि ये लोग बहुत शातिर होता है, बहुत शातिर ब्रेन, समझ गए ना, बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को समझना, इसलिए इनको समझिए। तो मोदी के जरा उस भाषण को सुनिए और उनके उन तमाम इंद्रियों पर गौर करिए जब ये बात कह रहे थे कि मैं डरने वाला नहीं हूं। जरा सुनिए क्या कहें। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। तो आपने सुना, अंदाज भी देखा और चेहरे पर वो तनाव भी साफ दिख रहा है कि अंदर से वो कितने डरे हुए हैं। और डर क्यों है, जरा इसको समझिए कि पहली बार कह सकते हैं कि जिस स्थिति में पार्टी के अंदर अडवाणी थे, आज मोदी उसी स्थिति से या उसी दौर से गुजर रहे हैं। आपको हास्यास्पद लग रहा होगा मेरी ये बात, या आप ये सोच रहे होंगे ये तो अतिशयोक्ति हो गई, मोदी के सामने आगे पीछे कौन है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं जो दिखता है। सच्चाई यही है कि मोदी की ये जो लड़ाई 2024 की हो, उसको लेकर उनके जितने छत्रप हैं कोई सोच ही नहीं रहे हैं। समस्या यही है, सब अपना भविष्य सोच रहा है कि 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और 2024 को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए थी उसको लेकर कोई सोचने को तैयार नहीं। और ये सारी स्थिति किसी एक व्यक्ति ने अगर खड़ा किया है तो वो है अमित शाह। अमित शाह 2024 के लिए बिसात नहीं बिछा रहे हैं, 2029 की बिसात बिछा रहे हैं। और यही वजह है कि पूरे देश में बीजेपी के अंदर इस तरीके का बवाल मचा हुआ है, इतना बड़ा बवंडर मचा हुआ है कि किसी भी समय बड़ा विस्फोट हो सकता है। पार्टी में अंतर्कलह इस तरीके से जोर पकड़ने लगा है जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। आप बिहार से समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको धीरे धीरे राज्य के अन्य हिस्सों में ले जाएंगे। बिहार में भी क्या स्थिति है, आर.के. सिंह को टिकट नहीं देना है, राजीव प्रताप रूडी को टिकट नहीं देना है, राधा मोहन सिंह को साइड कर देना है, मतलब जो भी उस तरीके के नेता हैं, रामकृपाल यादव को हाशिए पर डाल दो, मतलब जो उस तरीके का नेता रहा है, जो स्थापित नेता रहा है यहाँ बीजेपी का, उसको नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि 2029 में ये लोग दिखाई नहीं दे। इसकी हैसियत इस तरीके की कर दीजिए, रविशंकर प्रसाद जितने लोग हैं, कि 2029 में वो दिखाई नहीं दे। समस्या यही है। तो 2024 में चाहते हैं कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री मानने में 29 में समस्या न करे, वही लोग नाम ले उनका। अब आप बताइए
संजय जायसवाल जैसे लोगों को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, नित्यानंद राय को अध्यक्ष बनाया। अब दूसरे पार्टी से लाए हुए लोगों को सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना दिया, जिनको संघ तो छोड़ दीजिए, बीजेपी का पन्ना प्रमुख कैसे बनता है ये भी पता नहीं है। बीजेपी के कभी सिंबल पर वो चुनाव नहीं लड़ा है, तो ऐसे लोगों को आप पार्टी अध्यक्ष बना रहे हैं क्यों? कि पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत रहे। जब जरूरत पड़े कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो इस तरीके के लोग हल्ला करेगा, अमित शाह जैसा हो, सुशील मोदी जैसे लोग, गिरिराज सिंह जैसे लोग, मतलब जो भी बीजेपी के पुराने स्तंभ रहे हैं उनको ध्वस्त करना है, उनको हाशिए पर फेंकना है। ये रणनीति अमित शाह की है। आज देखिए अमित शाह की वजह से बिहार में गठबंधन टूटा। विजय सिन्हा जैसे लोग अगर नीतीश को सदन में उस तरीके से उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या नीतीश छोड़ के जाते? आज अगर सर्वे में 50-50 ही दिखा रहा है तो वो तो नुकसान है। कहाँ 39 सीट थे, आप 20 सीट पर आ रहे हैं, ये नुकसान तो हो रहा है। अगर मान लीजिए सर्वे की ही मान लें तो ये स्थिति क्यों बनी बिहार में? इसलिए ये बिहार में स्थिति बनी कि शाह 2029 देख रहे हैं, 2024 से वास्ता नहीं है। मोदी बार बार क्यों कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश हमारी तरफ आ जाए? कोशिश जोर पर है, पूरी मशीनरी को वो लगा रखे हैं। उनको पता है कि 2024 साधने के लिए बिहार का क्या महत्व है, और विपक्षी एकता को लेकर जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उसमें बिहार का क्या महत्व है मोदी समझ रहे हैं। और शाह को लग रहा है कि हमें तो 2029 देखना है, 2024 तो हो ही जाएगा। अब बिहार से बाहर निकलिए, यूपी पहुंचिए बगल में, यहाँ क्या स्थिति है? योगी को इस तरीके से घेराबंदी किया जा रहा है कि योगी 2029 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार के रूप में दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे। मोदी के ऐसे तमाम ऐसे व्यक्ति को टारगेट लेना है, पॉलिटिकल समर्थकों का टारगेट लेना है जिससे योगी कमजोर हो सकता है। मतलब योगी के तमाम ऐसे लोगों पर टारगेट लेना है जिससे योगी कमजोर हो सके। कुछ न कुछ उनको शासन व्यवस्था में विघ्न बाधा डालते रहना चाहिए। आपको हम जानकारी दे रहे हैं, अतीक अहमद की हत्या हुई है, कई और हत्या हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस हत्या के पीछे बड़ी गहरी साजिश है, और इस साजिश के पीछे इस तरीके के अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल हुआ है जिससे जोगी खुद घबराए हुए हैं। कोई भी अपने राज्य में इस तरीके की घटना को अंजाम देने से तैयार नहीं होता है। अपराधी किसी की हत्या कर दे। और एक बात और समझ लीजिए, पूर्वांचल का जो ये इलाका है, इन इलाकों में बीजेपी की राजनीति भले ही जो भी रही हो, लेकिन जोगी की जो राजनीति रही है वहाँ मुसलमान और राजपूत को लेकर सॉफ्टनेस रहा है। और जिस दौर में अपराध चरम पर था, गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी से लेके शाही तक, जब बाहुबल के बदौलत सारी चीज़ें चल रही थी, उस समय में अंसारी और अतीक यही ऐसे लोग थे जिनके सहारे गोरखपुर मठ का राजनीति चलता था, और कई बार एक दूसरे से सहयोग ले चुके हैं। इस राजनीति को भी समझिए। तो ये जो हत्याएं हुई हैं वो हत्या सहज नहीं है, इसके पीछे बड़ी खेल है। सामने आएगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, लेकिन ये भी समस्या वहाँ जो खड़ी हो रही है 2029 की वजह से हो रही है। अब जरा यूपी से बाहर निकलिए, यूपी में ये स्थिति है, और यूपी में जो बनाने की कोशिश हो रही है उसमें मोदी असहज इसलिए हैं। गोरखपुर क्यों पहुँचे हुए मोदी, ये आप समझिए कि गोरखपुर के गीता प्रेस को सम्मानित करने के पीछे मोदी की क्या मंशा है। मोदी भी ये समझ रहे हैं कि शाह और योगी के बीच जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं उसका नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा तो मोदी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी वजह जो भी हो इस तरीके से अमित शाह से घिरे हुए हैं कि वो चाहकर भी अमित शाह को दूर नहीं कर पा रहे हैं। अमित शाह को लेकर नीतीश ने भी शिकायत की है कि आज ये स्थिति जो बनी है उसके लिए अमित शाह जिम्मेवार है। वहाँ देख लीजिए यूपी में भी, जहाँ 100% रिजल्ट पक्ष में हो सकता है, वहाँ शाह की वजह से 2029 की वजह से एक अलग तरीके का कलह देखने को मिल रहा है।
आगे बढ़िए। राजस्थान, वसुंधरा को टारगेट कौन कर रहा है? हाल के दिनों में वसुंधरा राजे सिंधिया मंच पर मौजूद थे और उनको बोलने से रोक दिया गया। वहां भी 2029 की बात है कि 2029 में वसुंधरा जैसे लोग ना रहे छत्रप जो प्रधानमंत्री बनने से शाह को रोक दे। लड़ाई वहां है, वहां कई लोगों को खड़े कर रहे हैं अमित शाह। मध्य प्रदेश चलिए, ठीक है, सरकार बीजेपी की बन गई, लेकिन माधवराव सिंधिया के जाने के बाद मामा का क्या हाल है? वहाँ एक अलग तरीके का विवाद चल रहा है। मतलब जहाँ श्योर शॉर्ट चीज़ें थी वहाँ किस तरीके से अनिश्चितता वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, जरा ये देखिए। इसलिए मोदी डरे हुए हैं। उससे आगे बढ़िए आप। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह कहाँ है? रमन सिंह को किसने टारगेट लिया और कहा? पिछली बार रमन सिंह चुनाव हारे हैं, उसमें बड़ी भूमिका रही है अमित शाह की। बैठकर वो व्यक्ति चुनाव हराया है। आप किसी भी छत्तीसगढ़ के लोगों से बात कर लीजिए। आज बीजेपी के वहाँ जो दलित चेहरा था, आदिवासी चेहरा था, सारे लोग पार्टी छोड़कर चले गए। हाल ही में चले गए। वजह 2029। अब उससे आगे बढ़िए। एक एक जगह के महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? आप शिंदे को तोड़े, उससे जब बात नहीं बनी तब पवार को तोड़ लिए। पवार की वो हैसियत है क्या जिस हैसियत की वजह से वहाँ बीजेपी कमज़ोर हो रहा है? अब बीजेपी के अंदर विद्रोह शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस एक नगर निगम का मेयर था ना जी, उसकी इतनी राजनीतिक हैसियत हो गई जो महाराष्ट्र जैसे राज्यों को कंट्रोल कर ले, और वो भी महाराष्ट्र में ब्राह्मण, जिसके खिलाफ हर कोई खड़ा रहता है। ब्राह्मण महाराष्ट्र में राजनीति करने में कितनी बड़ी त्रासदी कांग्रेस झेल चुकी है, किसी को सबको पता है। वहाँ ये बीजेपी को किस तरीके से डैमेज कर रहा है, क्योंकि पता है कि शरद पवार जहाँ रहेंगे वहीं मराठा रहेगा। अजित पवार की अभी वो हैसियत नहीं कि उसको तोड़ लें। सिंधु को तोड़ के लाए ना, चुनाव में क्या हाल हुआ, हसर हुआ, सो आपको पता ही है। तो महाराष्ट्र जहाँ श्योर शॉर्ट सीट था, सारे के सारे सीट वो जीत कर आने वाले थे, वहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। हर ऐसी जगह पर नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, एक अलग तरीके की चीज़ें चलनी शुरू हो गई। उसके पीछे भी यही 2029 और 24 है। मतलब पहली बार आपको लग रहा होगा कि मोदी बहुत मजबूत है, ऐसी बात नहीं है। मोदी किस तरीके से घिरे हैं पार्टी के अंदर, इसको आप महसूस करिए और अपने आसपास के राज्यों पर गौर करिए, तो आपको समझ में आएगा कि मोदी ये जो कह रहे हैं, डर मतलब मोदी नहीं है। मोदी डरने वाला नहीं है, मतलब मोदी अंदर से काफ़ी डरे हुए हैं। और किन से डरे हुए हैं? पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनसे मोदी डरा हुआ है। और यही डर मोदी को 2024 के लिए असहज कर रहा है। आज आप देख लीजिए कि अगर पंजाब का हाल देख लीजिए, पंजाब में भी वही स्थिति है। पंजाब में आप जाखड़ को लाकर आप 2029 साध रहे हैं। अभी 2024 में अकाली दल से समझौता कर 2-4 सीटें जीती जा सकती थी, वहाँ भी आप उस रास्ते को बंद कर दिया है। हरियाणा देख लीजिए, मतलब हर स्टेट में अमित शाह 2029 को साधने की कोशिश में इस तरीके से बवंडर पार्टी के अंदर खड़ा कर दिया है कि 2024 को लेकर कोई सोचने को तैयार नहीं है कि 2024 में करना क्या है। यही चिंता मोदी की है और मोदी को यही चिंता खाए जा रही है कि ऐसा ना हो कि 2029 को साधने के चक्कर में ये सारे लोग मुझे साथ थे।